अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रहबर यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं हमारा चैनल नई मंजिलें। नई मंजिलें इस प्रोग्राम पर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में आज रिजवान कपूर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर आपको ख़ास महारत हासिल है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। रिजवान साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, हम आपसे यूपीएससी, एमपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। जी आप बताएं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, सिविल सर्विसेज क्या होती है? जी सबसे पहले मैं रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर ज़मीर सर आपका शुक्रगुजार हूँ, शकील सर और हमारे नईम भाई ज़ुबैर सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज़्ज़त बख्शी। आपने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जी, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक इच्छा है कि जिस तरह से कुछ बच्चों की मदद हो जाए। जी, मैंने कुछ वक्त गुजारा है सिविल सर्विसेज के साथ में। सिविल सर्विसेज जो है वो एग्ज़ाम जो हमारे देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पे आईएएस अफसर्स कहते हैं, आईपीएस अफसर्स कहते हैं, तो जो एक्चुअल में हमारा देश चला रहे हैं वो जो पोस्ट होती है उन्हें हम जनरली सिविल सर्विसेज कहते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। अमूमन हमें पता होता है कि आईएएस है, वही आईपीएस है, इसके अलावा कोई फॉरेस्ट सर्विसेज है, रेलवेज में सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज है, तो अमूमन बहुत सारी सर्विसेज इसी के अंदर है। और जिन्हें हम जनरली सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स कहते हैं, जो एक्चुअल में जो देश में लॉ कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे इन लोगों का काम होता है। जी सर, इन जॉब्स के लिए कौन से एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं ये यूपीएससी की एक बॉडी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसको यूपीएससी कहा जाता है। जी जी। सिमिलर जो एग्ज़ाम्स होती है जो स्टेट सर्विसेज कंडक्ट करती है उनको हम एमपीएससी के एग्ज़ाम्स कहते हैं जनरल। जी जी। यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में आप थोड़ा सा तफसील से बताएंगे? जी, जैसा कई मतलब बहुत सारे बच्चों को हम आते हैं अक्रॉस जो कहते हैं हमारी इच्छा है, हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम जो होती है उसको उसका नाम भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन उसको हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसका हर साल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है एग्ज़ाम्स। ये सेंट्रल बॉडी एग्ज़ाम लेकर जो बच्चों को रिक्रूट करती है उनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करती है। ये फिर आप लोग इनको अपनी डिज़ायर्ड जगह पर पोस्टिंग्स दे सकते हैं। साल में एक मरतबा एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि प्रीलिम्स होता है इसमें, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम होती है इसकी। जो बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन का है। कोई किसी भी फील्ड में एक ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होल्डर। आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्यूटी ऐसी है यूपीएससी की, इसमें कोई परसेंटेज की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आप के पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 60% हो, 70, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, यानी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। सर, ये बताइए इसके लिए क्या मतलब जो है, जो माशी जो स्टेटस है, क्या बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा इसके अंदर रिक्वायर होता है या फिर? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार इतनी काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है तो बहुत खर्च भी होगा इसमें, तो एक छोटा सा खर्च है उसमें, छोटा इन्वेस्टमेंट है, वो है हमारा वक्त का। तो हमें वक्त देना है इसमें। आप अगर देखेंगे थोड़े रिकॉर्ड्स उठा के, तो जो कुछ सालों पहले एक अंसार शेख नाम के सर थे, वो आईएएस बने थे, वो एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे थे।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगेगा आपको। कोचिंग क्लासेस मैं मानता हूँ थोड़े महंगे हैं उसमें, तो इसके अल्टरनेटिव्स भी है हमारे पास। जी जी। गवर्नमेंट की बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो स्कॉलरशिप्स देते हैं। वो लोग हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और फिर हमें ट्रेन करते हैं, साथ में स्टाइपेंड भी देते हैं हमें, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स SIIC मुंबई, उसी की बहुत सारे ब्रांचेस है, नागपुर में है, कोल्हापुर में है, नासिक में है। साथ ही यशोदा करके हैं, यशवंतराव चौहान एकेडमी जो पुणे में है, वो भी एग्ज़ाम लेके हमें प्रमोट करते हैं। उसके अलावा हज हाउस के कुछ सेंटर्स हैं, दिल्ली के अंदर हमारे जामिया इस्लामिया के सेंटर्स हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जो होनहार बच्चों को एग्ज़ाम्स लेकर वहाँ रिक्रूट करते हैं और फिर फ्री में उसका ट्रेनिंग देते हैं। जी जी। सर ये बताइए आप UPSC और MPSC में जो डिफरेंस है जी। बेसिक थोड़ा सा जी, उस पर आप। MPSC महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जी एंड UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पर UPSC का ऐसा है कि वो ऑल इंडिया लेवल के लिए बच्चे सिलेक्ट करती है, जी जी और MPSC महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करती है। जी जी। MPSC के थ्रू आप रिक्रूटमेंट्स जो देखते हैं वो, जैसे अगर हम छोटी लेवल से चालू करेंगे तो तहसीलदार है, उसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, हमारे पास DYSP है, डिप्टी कलेक्टर। सिमिलरली UPSC जो रिक्रूट करता है वो कलेक्टर्स होते हैं, उसमें जी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट जिसे हम कहते हैं SP कहते हैं हमारी भाषा में। IFS फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। फॉरेन सर्विसेज की भी उसमें जगह होती है। UPSC जी, रेवेन्यू सर्विसेज होती है जिसमें हम इनकम टैक्स में कमिश्नर्स देखते हैं। IRS। जी, IRS होते हैं हम। जी। तो इस तरह से ये सर्विसेज होती है। MPSC के लिए थोड़ा सा हटकर क्या मतलब इस कैंडिडेट ने स्टूडेंट ने करना चाहिए तैयारी के लिए तैयारी जी। MPSC की बात कर रहा हूँ। MPSC के लिए हमें हमारा फोकस जो है वो महाराष्ट्र के ज्योग्राफी पर होता है, जी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे होता है। क्योंकि हमें सर्व करना है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का उतना जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही में कुछ महाराष्ट्र के लॉज की बातें होती है उसमें, और मराठी का एक पेपर होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें चाहिए कि हमारा स्टेट की लैंग्वेज है और सीखना स्कूल से ही चाहिए हमें मराठी। तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है MPSC। यानी विदाउट मराठी आप महाराष्ट्र में जो जॉब है जी, गवर्नमेंट जॉब्स है उसके बारे में सोचना नहीं सोच सकते। एक्चुअली ऐसा है कि क्योंकि हमें हमारे महाराष्ट्र की वो स्टेट लैंग्वेज है, वो वर्किंग लैंग्वेज है, गवर्नमेंट के हर GR मराठी में आते हैं, हमें मराठी भी उतनी ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। रिजवान साहब, ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसकी प्रिपरेशंस कैसी करनी चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट को, और कब से स्टार्ट करना चाहिए? जी, एक जो कैंडिडेट सोचता है कि मुझे करना है ये, उसके जहन में कब से होना चाहिए तैयारी का? हम कई बार से सोचते हैं कि कुछ बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन की बात सोचते हैं कि अब हम करेंगे, और उन्होंने भी सक्सेसफुली किया है इसको। कुछ बच्चे 12th के बाद 10th के बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, बेसिक्स फाउंडेशन कोर्सेज करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल राय में बताऊँगा कि जो लोग 12th क्लियर कर चुके हैं, अब जो ग्रेजुएशन में, वो अगर उसी दरमियान थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहे साथ में, और फिर ग्रेजुएशन होते ही अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक 3 से 4 साल की अच्छी तैयारी जिनको मिल जाती है, तो इंशाल्लाह वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर पाते हैं। अंसार शेख की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन वो हमें लगता है कि वो उन्होंने तो 1 साल में कर लिया, लेकिन उनकी तैयारी जो मेहनत थी वो पिछले 4-5 सालों से उसमें मेहनत कर रहे थे। वो 10th से ही थोड़ी मेहनत कर रहे थे, तो 10th 12th एक बार हो गया तो उस लेवल पे आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। जी जी। और आप लोगों को जानकर मैं कहूँगा कि हैरानी भी होती है कई लोगों को कि इसके लिए हम स्कूल की बुक से रेफ़र करते हैं, जो 6 से लेकर 12th तक की NCERT की बुक्स होती हैं उसी को रेफ़र करते हैं। 50% सिलेबस वहीं से आता है, और ये बात हम तो समझते हैं जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो वो एक मतलब ब्यूटी है इस एग्ज़ाम की। रिजवान साहब, आपसे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, बहुत इंफॉर्मेटिव बात आपने की, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।